चलो स्टार्ट करते हैं। रिटन रिप्रेजेंटेशन मैंने बताया था, इसका स्टैंडर्ड नंबर है 580। एक्चुअली में ना आपको वैसे अलग से बुक आई है स्टैंडर्ड्स की, लेकिन मुझे लगता नहीं उसका कोई खास यूज बचेगा, क्योंकि सारे स्टैंडर्ड्स इसमें आपके कंटेंट में ही कवर्ड है ना। तो जितने एक्स्ट्रा बच जाएंगे वो अपन कवर कर लेंगे, डोंट वरी एट ऑल, है ना। तो आपकी दूसरी बुक से बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट का अपने को पढ़ना पड़ेगा, अगर कुछ पढ़ना भी होगा तो। ठीक है, चलो। ऑडिट एक्चुअली पूरा डिस्कशन ही उसका या तो कंपनी लॉ होता है और या तो स्टैंडर्ड ही है, समझ में आ रहा है। ठीक है ना, मतलब और कुछ बचता ही नहीं है उसमें। यानी ऑडिट में मेनली अगर आप कुछ बताने का है तो वो स्टैंडर्ड ही है, बाकी जनरल डिस्कशन वो लोग इसमें स्टैंडर्ड के साथ साथ नहीं कर रहे हैं। ठीक है गाइस, चलो चलो। रिप्रेजेंटेशन, रिटन रिप्रेजेंटेशन, ध्यान से सुनो। स्क्रीन दिख रही है ना। बीच बीच में यस सर बोलते जाना, हाँ भैया बोलते जाना, तो मुझे पता लगेगा कि भाई हम कनेक्टेड हैं, है ना। नहीं तो पता चला मैं अकेले ही सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ तो क्या मतलब। ठीक है ना, चलो, है ना। चलो, ऑडिटर क्लाइंट पे जा रहा है ना। देखो, ऑडिटर जो है, ऑडिटर जा रहा है क्लाइंट पे, है ना। और हम अभी किस पोर्शन में है बेटा, ऑडिट एविडेंस पे, है ना। एविडेंस में हमने प्रोसीजर पढ़ा, टाइप्स पढ़ लिए, टाइप्स काइंड जो भी बोलना है बोल सकते हो, है ना। ठीक है, अभी क्लाइंट क्या है, क्लाइंट है कंपनी। मेनली जो ऑडिट होता है उससे फर्क किसको पड़ने वाला है, एक्चुअली में बीओडी को। अच्छा, बीओडी की किसी बात पे अपन भरोसा नहीं करेंगे ऐसा है क्या, हर चीज का एविडेंस लेंगे, बताओ। हेलो हेलो, है ना। बल्कि हम डिसरिगार्ड करेंगे ही नहीं, हम तो चेक कर रहे हैं ना बस। डिसरिगार्ड तो हम कुछ वैसे भी नहीं कर रहे, है ना। लेकिन अब देखो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अमाउंट्स हैं। इन अमाउंट्स की चेकिंग को लेकर के मैं क्या लगाता हूं बेटा, प्रोसीजर, है ना। उससे मिलता है मेरे को एविडेंस, जिससे आता है मुझे सेटिस्फैक्शन, और इस सेटिस्फैक्शन के बेस पे मैं देता हूं रिपोर्ट कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो है ट्रू एंड फेयर। ठीक है गाइस, यहां तक का क्लियर है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐसे ऐसे अमाउंट्स हो सकते हैं जिसका प्रॉपर ऑडिट एविडेंस मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। मतलब इनका ऑडिट एविडेंस मिल पाना मतलब बड़ा अजीब है, डाइसी सी सिचुएशंस रहती हैं। हर चीज का ऑथेंटिक एविडेंस मिल पाना, रिलेवेंट रिलायबल एविडेंस मिल पाना, ऐसे जैसे सीधे सीधे तो पॉसिबल हो नहीं पाता, है ना। तो भाई अब करें तो करें क्या, ये सब स्थिति होती है। अब ज्यादातर आइटम्स चेक हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हमको बीओडी की बातों पे ही भरोसा करना पड़ता है। मेरी बात समझना, बहुत रेयर है, और इसको लेकर के ऐसा नहीं है कि हम एविडेंसेस नहीं ले सकते। कोरोबरेटिव यानी एडिशनल एविडेंसेस ले सकते हैं हम, है ना। बीओडी के जो स्टेटमेंट हैं वो भी हमारे लिए एविडेंस ही है। हेलो 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 गाइस, बस द पॉइंट इज दैट कि वो सफिशिएंट या अप्रोप्रिएट पूरी तरीके से नहीं है।
क्योंकि बीओडी तो बोलेगा ही कि सब सही है, बोलेगा ही। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये मैं भूमिकाएं बना रहा हूं किसके लिए? रिटन रिप्रेजेंटेशन, है ना। ऐसे 580 जिसका नाम है रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो बीओडी जो स्टेटमेंट दे रहा है, इट्स अ रिप्रेजेंटेशन बाय द कंपनी, है ना, बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बाय द कंपनी, दैट थिंग्स हैव बीन डन प्रॉपरली। अच्छा, अब कुछ तर्क ये हो सकते हैं कि भैया ये तो हमारे लिए बिल्कुल भी एविडेंस नहीं आ रहा समझ में। लेकिन बेटा जब आप रिटर्न में लिखवा करके कुछ लेते हो ना किसी से, समझ आ रहा है, तो वो अगर गलत बोल रहा है तो वो देने से डरता है। तो बीओडी के द्वारा जो स्टेटमेंट दिए गए हैं, बीओडी के द्वारा अगर कुछ रिप्रेजेंटेशन किया जा रहा है ना गाइस, तो वो जो है ना, वो आपका बेटा रिप्रेजेंटेशन तो है, वो आपका एविडेंशियल वैल्यू तो रखता है थोड़ी सी, समझ आ रहा है। बस मैं इसी अकेली बात पे तो भरोसा नहीं कर सकता हूं, और असर्शंस जो मुझे टेस्ट करने हैं वो तो मैं करूंगा ही। मेरा जितना ऑडिट का प्लान है वो तो मैं परफॉर्म करूंगा ही। तो आप यूं कह सकते हो कि एडिशनल ऑडिट एविडेंस प्रोवाइड करते हैं आपको रिटन रिप्रेजेंटेशन। तो अब ये रिटन रिप्रेजेंटेशन हैं जिसमें मैनेजमेंट लिख करके दे रहा है कि भैया देखो जो हम बता रहे हैं वो सच है, वो सही है। हेलो हेलो हेलो, जो हम बता रहे हैं वो सच है, वो सही है। समझ में आ रही है बात? ठीक है, हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है, आ रही है ना। जो हम बता रहे हैं वो सच है, वो सही है बेटा। हेलो भाई, आपको समझ में आ रही है क्या बात चल रही है? मतलब मैनेजमेंट लिख करके दे रहा है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशंस आर व्हाट? स्टेटमेंट्स बाय मैनेजमेंट इन रिटन फॉर्म, स्टेटमेंट्स बाय मैनेजमेंट इन रिटन फॉर्म, ठीक है ना। तो देखो क्या बोल रहा है, रिटन स्टेटमेंट बाय मैनेजमेंट, ये मीनिंग है रिटन रिप्रेजेंटेशन का, है ना। और इससे मैनेजमेंट कुछ बातों को कंफर्म करता है। आ रहा है समझ में? टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, गाइस देख रहे हो आप, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस, मतलब ये एविडेंस है, ये दूसरे एविडेंसेस को सपोर्ट भी कर रहा है, लेकिन ये अपने आप में सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं है। गाइस गाइस गाइस, कुछ समझ में आ रही है बात, है ना। ये अपने आप में क्या नहीं है? हाँ, अरे भाई अभी शुरू ही हुआ है, समझ में आ रही है बात? ठीक है ना, अभी तो बहुत डिस्कशन होना है। ठीक है, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस मतलब कि एडिशनल एविडेंस की तरह काम करता है, नहीं है। टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस मतलब एक एविडेंस और, जो बात तुम ऑलरेडी पता कर चुके हो बुक्स वगैरह से या किसी चीज से, उस पर एक और एविडेंस मिल रहा है ना, ऐसा। ठीक है, तो बोल क्या रहा है देखो जरा, written representation in this context do not include financial statements, assertions therein और सपोर्टिंग बुक्स और रिकॉर्ड। मतलब मैनेजमेंट बोले कि भैया सब कुछ कंप्लीट है, तो मैं ये बात थोड़ी मानने वाला हूँ उसकी, मैं तो ये बात चेक ही करूंगा। वो बोलने वाला है कि सब कुछ एक्यूरेट है, तो मैं ये बात थोड़ी मानने वाला हूँ। तो फिर क्या मानने वाले हो? समझ रहा है? पॉइंट ये है कि जिस पर्टिकुलर कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि भाई यहाँ पर मतलब आप लिख के दो, मतलब मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मैं ऑडिटर हूँ और मैं क्लाइंट से बोल रहा हूँ कि भैया ये वाली जो बात है ये लिख के दो आप। समझ में आ रही है बात? जैसे मैनेजमेंट बोल रहा है भैया हम साल में 4 बार जो है
वो इन्वेंट्री को वो करते हैं क्या, फिजिकल वेरिफिकेशन करते हैं। उन्होंने कहा ठीक है, देखो मैं ईयर एंड के इन्वेंट्री के लिए अलग से एविडेंसेस ले रहा हूं और आपका ये कहना मेरा भरोसा बढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। मैं इस बात पे थोड़ा सा भरोसा और कर रहा हूँ, तो मतलब मैंने एडिशनल एविडेंसेस, मैंने जितने एविडेंसेस हो सकते हैं वो भी ले लिए हैं और मैं इस बात का रिटन रिप्रेजेंटेशन भी ले रहा हूँ तो भैया आपने ये किए हैं। अब मेरी बात समझना, इसका रेलेवेंस एकदम सीधे एंड में जाकर के देखते हैं अपन कि अगर मान लो कल को इन्वेंट्री गड़बड़ निकली, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो भैया देखो ऑडिटर को क्या साबित करना पड़ेगा कि उसने इन्वेंट्री के वैल्यूएशन एग्जिस्टेंस वगैरह को लेकर के प्रॉपर चेकिंग की या नहीं की। ये वाली बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। अब एक पॉइंट का भरोसा उसको इस बात से भी आया, एक पॉइंट का भरोसा उसको इस बात से भी आया कि मैनेजमेंट ने लिख करके दिया था, ठीक है ना। तो कल को अगर मान लो इसमें फ्रॉड निकलता है तो ऑडिटर फंसेगा नहीं, क्योंकि उसने तो अपना बाकी का काम किया ही हुआ था, ये तो एक एडिशनल एविडेंस की तरह था, लेकिन मैनेजमेंट तो गंदा फंस जाएगा। गाइस समझ में आ रहा है क्या बोला मैंने, है ना, मैनेजमेंट पूरा फंस जाएगा बेटा। तो देखो written representations as audit evidence. Audit evidence is all the information used by the auditor in arriving at the conclusion on which the audit opinion is based. शायद 10वीं 12वीं बार ये लिखा होगा, है ना, लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या बोल रहा है ये देखो, written representations are necessary information that the auditor requires in connection with the audit of entity's financial statement. तो यहाँ क्या है नेसेसरी इंफॉर्मेशन, है ना। अब अकॉर्डिंगली सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज, जैसे इंक्वायरी करते हैं, इंक्वायरी एक प्रोसीजर है, याद है क्या। तो इंक्वायरी के जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, है ना, इंक्वायरी का जो रिस्पॉन्स मिलता है उससे हमको ओरल एविडेंस मिलता है या रिटन एविडेंस मिलता है, तो दिस इज वन ऑफ दोज। ये एक तरीके से उसके जैसा है कि जैसे आपने किसी और से पूछा वैसे ही मैनेजमेंट से भी पूछा, उसने बताया आपको कि भैया ये सही है, मतलब जो हम बोल रहे हैं वो ये ऐसा ही है, ठीक है ना। तो हमने कहा ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं, हम कर रहे हैं भरोसा तुम्हारा भाई, है ना। तो सिमिलर टू रिस्पॉन्सेज टू इंक्वायरीज, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर ऑडिट एविडेंस। तो सबसे पहले तो आप मानिए इस बात को कि अगर आपसे ये सवाल आता है एमसीक्यू में कि भैया क्या रिटन रिप्रेजेंटेशन ऑडिट एविडेंस है, तो आपका जवाब होगा हाँ भाई है। तो समझ रहे, भले मैं ये ना बोलूं कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट है, लेकिन है। तो गाइस बात समझ में आ रही है। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड, हेलो हेलो हेलो, देखो ध्यान से, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड। हाँ 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 हाँ, वो बार बार वो एंग हो जाता है, मुझे पता लग जाता है वैसे, है ना, ठीक है। आगे, है ना, रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड, हु रिक्वेस्ट इट, फ्रॉम, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, है ना। आप लोग उम्मीद से बढ़िया चल रहे हैं, है ना। तो रिटन रिप्रेजेंटेशन आर रिक्वेस्टेड फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब देखो यहाँ पर देखो क्या लाइन लिखी है, ऑल्दो रिटन रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड्स नेसेसरी ऑडिट एविडेंस, they do not provide sufficient appropriate audit evidence on their own about any of the matters with which they deal. Furthermore, the fact that management has provided reliable written representation does not affect the nature and extent of other audit evidence. मतलब अच्छा बढ़िया से उन्होंने लिख करके दिया, पूरी जिम्मेदारी ले ली, तो भी उससे ये नहीं कि मैं अपने प्रोसीजर कम कर दूं कुछ कि चलो अरे बढ़िया लिख के दे दिया, अब तो इसकी जिम्मेदारी, अब हमारा ऑडिट अगर अच्छा नहीं भी हुआ तो आपके ऑडिट की जिम्मेदारी आपकी है, ठीक है गाइस, है ना, है ना। तो जिसको ऑब्टेन करने हो तो करने ही है, और अबाउट स्पेसिफिक अजर्शन, जो उसको अजर्शन चेक करने हो करने ही है। बोलो गाइस आपको ये बातें समझ में आ गई या नहीं। बहुत करना है अभी डिस्कशन रिटन रिप्रेजेंटेशन पे, इलस्ट्रेशन में हूँ। हाँ अभी है आगे वाला पॉइंट, ठीक है ना, ये वाला पॉइंट आगे है ना। और कोई सवाल है लेकर के, है ना। तो देखो
illustration. The auditor P of par company, है ना, a firm of chartered account is conducting audit of Kapoor Industries. Kapoor Industries का audit है PAR के पास और P इसका auditor है. The auditor requests management to provide banker certificate in support of fixed deposit, whereas management provides only written representation. मैं बोल रहा हूँ भाई बैंक से सर्टिफिकेट मंगाओ यार, जरा बैंक से बोलो लिख के दे कि तुम्हारे इतने डिपॉजिट है. मैनेजमेंट कह रहा भैया हम लिख के दे रहे हैं ना कि है इतने, हमारी जिम्मेदारी. चलेगा क्या? चलेगा क्या? समझ आ रहा है? नहीं चलेगा, क्योंकि इट इज रिप्लेसिंग द मेन ऑडिट एविडेंस. अरे भाई बैंकर लिख करके देगा वो मेरे लिए एविडेंस है, तुम लिख करके दोगे तो मेरे लिए एविडेंस नहीं है. राइट? हाँ तो वही बात है, ठीक है ना. Although written representation provide necessary audit evidence, they do not provide sufficient appropriate audit evidence. Applying the above to the given problem, auditor would further require the management to provide him with banker certificate. आवाज नहीं आ रही है. हेलो हेलो हेलो, आई आवाज? हेलो हेलो. वो एक्चुअली कॉल आ जाता ना बीच में तो वो डाइवर्ट हो जाता है इसका ध्यान ब्लूटूथ का. चलो ठीक है. तो मैंने बस इतना बोला कि भाई इसमें पूरा सेम दिया हुआ है, उसके बाद दिया हुआ है कि अप्लाइंग द अबव टू द गिवन प्रॉब्लम, द ऑडिटर वुड फर्दर रिक्वेस्ट द मैनेजमेंट टू प्रोवाइड हिम विद बैंकर सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ द फिक्स्ड डिपॉजिट हेल्ड बाय द कंपनी. मतलब तुम लिख करके दे दो लेकिन हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है. बोलो गाइस, क्लियर है ये? नहीं नहीं, क्वेश्चन इतना ही है तो आंसर इतना ही आएगा ना. समझ आ रहा है ना? द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर रिगार्डिंग रिटन रिप्रेजेंटेशन. क्या मकसद है ऑडिटर का रिटन रिप्रेजेंटेशन लेने के पीछे? सबसे पहले एक तो है कि रिटन रिप्रेजेंटेशन लेना ही एक मकसद है ना. ऑल्सो द मैनेजमेंट बिलीव दैट इट हैज फुलफिल्ड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, for the preparation of financial statement and for the completeness of the information provided to the auditor. देखो, completeness of information provided, है ना, and its responsibility for financial statements. ठीक है, तो भैया देखो हमारी जिम्मेदारी थी बनाने की और हमने सारी इंफॉर्मेशन ऑडिटर को दे दी. क्योंकि क्या है ना, देखो अगर मान लो कल को लफड़ा हुआ तो ऐसे करके ना बच जाए ना मैनेजमेंट. कैसे करके ना बच जाए? ये बोल के कि भैया वो अरे यार वो इंफॉर्मेशन देनी रह गई थी, सॉरी यार. समझ आ रही है बात? तो ये सब नौटंकी नहीं चाहिए. लिख करके आ जाएगा ना तो क्या होगा कि अब फंसेंगे मैनेजमेंट वाले. समझ आ रहा है? तो डरेंगे. ऑब्वियसली बात है, ऑडिट का मकसद ही है कि गड़बड़ ना हो. तो जितना तुम रिटर्न में इस तरीके से ले लोगे उनके पास बचने के रास्ते कम हो जाएंगे. बचने के रास्ते कम हो जाएंगे तो फ्रॉड भी कम हो जाएगा, वो सब भी कम हो जाएगा. क्लियर है गाइस? है ना? ठीक है. फिर ये है कि बहुत सारी चीजें जो है उसका एक्स्ट्रा एविडेंस हमको किससे मिल जाता है? मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन से, है ना. तो टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंस रेलेवेंट टू दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और स्पेसिफिक असर्शन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट बाय मींस ऑफ रिटन रिप्रेजेंटेशन. ठीक है ना. एंड टू रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली.
to respond appropriately to the written representation provided by the management, or if management does not provide written representation requested by the auditor. मकसद है ये कि भैया अगर मान लो कि नहीं दे रहा है वो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन तो क्या करेंगे। अब नहीं दे रहा है तो क्या ये एक नेसेसरी बात है कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही चाहिए? हाँ, ये नेसेसरी बात है, क्योंकि ऑडिट में कुछ आइटम ऐसे होते ही होते हैं जिसके लिए कि भैया हमको आपका रिटर्न में रिप्रेजेंटेशन चाहिए ही चाहिए। ठीक है गाइस, ठीक है गाइस, बढ़े आगे, है ना। अब आगे आएगा ना, अभी तो वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव बता रहा है। ऑब्जेक्टिव में उसने बताया कि भैया वो प्रॉपर रिस्पॉन्ड करेगा अगर नहीं मिल रहा है तो, या अगर मिल जाएगा तो भी रिस्पॉन्सेस क्या होंगे वो दिए हुए हैं इसमें, समझ में आ रहा है? ठीक है, मकसद है कि उस पर वो कुछ एक्शन ले, क्योंकि ये एक नेसेसरी बात है ना। आप देखो, द ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन। अब शैल लिखा है, मतलब देखो एक चीज ध्यान रखना बेटा, जहां में लिखा है, जहां शैल लिखा है, ये बात आपको मुझे लगता है कि अब बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन शैल क्रिएट्स अ कंपल्शन, तो ये चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ ना कहीं जिम्मेदारी इसकी भी तय होती है बेटा, इसकी भी तय होती है, क्या नाम है, हाँ बहुत बढ़िया, ऑडिटर की जिम्मेदारी भी तय होती है कि भैया देखो आपको लेना ही पड़ेगा रिटर्न, ये वाला आपकी मर्जी नहीं है। देखो नंबर ऑफ एविडेंसेस, बहुत सारी जगहों पे उसका प्रोफेशनल जजमेंट चलता है कि हाँ भैया ऑडिटर अपने हिसाब से कर रहा है। जब अगर मान लो कोई फ्रॉड या वो सब निकलता है ना, तो बहुत सीरीज ऑफ क्वेश्चनिंग और सीरीज ऑफ वो चलेगा ताकि ये एस्टैब्लिश किया जा सके कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है। देखो अगर फ्रॉड है, समझ रहे, तो सीधे सीधे ये कंक्लूड किया जा सकता है क्या कि ऑडिट अच्छे से नहीं हुआ, है ना। पॉइंट समझो बस, है ना। मतलब कि जब ऑडिटर ऑडिट करके जाएगा, अगर फ्रॉड बहुत पक्का वाला था जो नॉर्मल ऑडिटर नहीं पता लगा सकता था, तो ऑडिटर बच जाएगा। अगर फ्रॉड उतना पक्के तरीके से नहीं किया गया था और ऑडिटर के प्रोसीजर चेक करके पता चला कि यार ये थोड़ा सा नेग्लिजेंट रहा था, तो फंस जाएगा ऑडिटर। समझ में आ रही है बात? ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि भैया अपना काम बिल्कुल बखूबी निभाए, है ना। चलो देखते हैं। तो मैनेजमेंट फ्रॉम होम रिटन रिप्रेजेंटेशन रिक्वेस्टेड, ठीक है। ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट रिटन रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मैनेजमेंट with appropriate responsibilities for financial statements. Financial statement से related responsibilities के बारे में लिखा होगा and the knowledge of the matters concerned. Written representations are requested from those responsible for the preparation and presentation of financial statements. क्या बोल रहे हैं? Written representations are requested from those responsible for preparation and presentation of financial statements. ऑब्वियस की बात है ना, किससे मांग रहे हैं हम रिप्रेजेंट? जिसने बनाए, जिसकी जिम्मेदारी। दोज इंडिविजुअल मे वेरी डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नेंस स्ट्रक्चर। अब वो बीओडी हो, कोई सीएफओ हो, सीईओ हो, कोई भी हो सकता है ना। एंड रिलेवेंट लॉ एंड रेगुलेशन, हो सकता है कि लॉज में कुछ बोला हो कि नहीं यार यही बंदा रहेगा रिस्पॉन्सिबल, वही बंदा रहेगा रिस्पॉन्सिबल, तो ठीक है, अकॉर्डिंगली अपन देख लेंगे कि कौन जिम्मेदार व्यक्ति है, उससे मंगा लेंगे अपन रिप्रेजेंटेशन, क्या ही बात है मतलब इसमें। ठीक है, अब क्या बोल रहा है? Written representation may therefore be requested from the entity's CEO and CFO or other equivalent person in the entities। मतलब जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ मैनेजमेंट से मांगो, ठीक बात है ना। और अदर इक्विवेलेंट पर्सन इन एंटिटीज दैट डू नॉट यूज सच टाइटल। तो जरूरी ही नहीं है कि ये टाइटल हो, है ना। ये टाइटल के बिना भी हम उन लोगों से क्या कर सकते हैं? रिटन रिप्रेजेंटेशन मांग सकते हैं। गाइस समझ आ रहा है ना। तो ये एस्टैब्लिश कर रहा है कि किससे मांगोगे, ठीक है। मतलब एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी ये बात उतनी वैसी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हाँ कभी कानून में लिखा हो सकता है, लेकिन उतनी, हाँ 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 बोलो। टाइटल अरे सुनना बेटा, ठीक है। टाइटल मतलब कि जरूरी नहीं है ना कि किसी के पास सीएफओ का टाइटल हो सकता है कि उसका सीएफओ का टाइटल नहीं है लेकिन वो फाइनेंस मैनेज कर रहा है। हमको जिम्मेदार व्यक्ति ढूंढना है, हमको टाइटल नहीं देखना है। हेलो, ऐसा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना।
अब इन सम सर्कमस्टेंसेस however other parties such as those charged with governance are also responsible for preparation and presentation of financial statements. ठीक बात है ना? Due to its responsibility for preparation and presentation of financial statement and its responsibilities for conduct of entity's business, management would be expected to have sufficient knowledge of the process followed by the entity in preparing and presentation and presenting the financial statement and the assumptions therein on which to base the written representation. Basically देखो मैनेजमेंट को तो सब पता ही है, मैनेजमेंट को तो सब पता ही है ना भाई, समझ रहे? इसीलिए अपन उनसे इतना एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तुमको तो सारे प्रोसेस पता ही है, तुम लिख करके दो, समझ रहे? अगर तुम झूठे नहीं हो तो टाइप्स, है ना गाइस? ठीक है, ठीक है। अब ठीक है, अब क्या है? Due to its responsibility for preparation and presentation of the financial statement and its responsibility for the conduct of entity's business, है ना, मैनेजमेंट would be expected to have sufficient knowledge. हम मैनेजमेंट से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि भैया तेरे को तो सब पता ही होगा ना, ठीक है? चलो फिर क्या है ना? In some cases, however, management may decide to take inquiries of others, है ना, may decide to make inquiries of others who participate in the presentation of financial statement and assertion, including individuals who have specialized knowledge relating to the matters which written representation about which written representations are requested. ठीक है ना, वो मतलब स्पेशलाइज पर्सन से पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सच इंडिविजुअल कौन कौन होंगे बोलो? एक्चुअली, अब बताओ, एक्चुअली याद है आपको, है ना? अब देखो फाइनेंस, ठीक है, चलो मैं तुमको सीधे सीधे मेन मुद्दे पे ले चलता हूँ। बैलेंस शीट में अगर मान लो प्रोविजन फॉर ग्रेच्युटी बनाना है या इंश्योरेंस कंपनी में प्रोविजन बनाना है कि अगले साल कितने का क्लेम आएगा, ठीक है ना, तो उसका अमाउंट किससे पूछ करके डिसाइड किया जाता है? एक्चुअली से, क्योंकि बड़ी कंपनी में, है ना, ये एस्टिमेशन है और एस्टिमेशन में बहुत अच्छा कौन है ना, एस्टिमेशन में बहुत अच्छा कौन है? ये, है ना, तुम्हारा ये ऑडिटर। एक्चुअली क्लियर है? हेलो हेलो हेलो, है ना? तो क्या इस अमाउंट से बैलेंस शीट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क पड़ रहा है ना? पड़ रहा है, क्लियर बात है। तो अब मान लो मैनेजमेंट से हम लिखवा करके ले रहे हैं कि भैया लिख के दो कि ये सब सही अमाउंट है, तो लेकिन भैया उस एक अमाउंट के लिए तो उसको एक्चुअली से रेफर करना पड़ रहा है ना, क्योंकि वो वाला अमाउंट तो उसने भी डिसाइड नहीं किया, क्योंकि एक्सपर्ट तो उस अमाउंट के मामले में कौन है? ठीक है गाइस, आपको समझ में आ गई? गाइस आपको बात समझ में आ गई है? ठीक है, चलो अब देखो क्या बोल रहा है ना। दूसरा, स्टाफ इंजीनियर, समझ आ रहा है? जैसे एनवायरमेंटल लाइबिलिटीज हैं तो स्टाफ इंजीनियर्स को पता होगा वो। अब तुम मैनेजमेंट से लिखवा लो सारा कुछ, तो भाई कुछ कह नहीं सकते ना यार कि मैनेजमेंट ही एक्चुअली सब चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं है कि नहीं? मतलब है तो रिस्पॉन्सिबल, लेकिन वो टेक्निकल एक्सपर्ट तो नहीं है ना। आप किसी पर्टिकुलर अमाउंट को लेकर के उसके सर पे थोड़ी चल सकते हो, ठीक है गाइस? तो तीसरा कौन है? इंटरनल काउंसिल। इंटरनल काउंसिल मतलब स्टाफ इंजीनियर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। स्टाफ इंजीनियर हु मे हैव रिस्पांसिबिलिटीज फॉर स्पेशलाइज्ड नॉलेज अबाउट एनवायरमेंटल लायबिलिटी मेजरमेंट। जैसे कोई माइनिंग कंपनी है, अब माइनिंग कंपनी क्या कर रही है? जमीन खोद रही है,
समझ में आ रहा है? तो अब आपको क्या करना पड़ता है, आपको पता है, माइनिंग कंपनी अगर आपकी है तो आपको एक प्रोविजन बनाना पड़ता है लॉन्ग टर्म में, बाद में जब पूरा निकाल लोगे मटेरियल, उसके बाद उस गड्ढे को भरना पड़ेगा तुमको। हेलो 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 गाइस। तो उसका जितना गड्ढा खोद लेते हो उतना एक्सपेंस इंकर हो ही जाता है ना, मतलब उतना गड्ढा भरने की जिम्मेदारी तो तुम्हारी आई गई। हेलो 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 गाइस, ठीक है ना? तो कितना गड्ढा खोद लिया ये कौन बताएगा? मतलब उसका परसेंटेज हुआ ना, तो वो परसेंटेज आपको कौन बताएगा? जैसे एक्चुअली का अपना एरिया है, वैसे स्टाफ इंजीनियर्स का अपना एरिया है, ये वाली बात है। बोलो भाई। हेलो हेलो हेलो। हम्म। हाँ तो नहीं, अरे स्टाफ का मतलब ही एम्प्लॉय होता है, इसमें जरूरी थोड़ा, इसमें क्या बोला कि आउटसाइड वाले, आउटसाइड वाले बोला है क्या इसमें कुछ? तो मेरे ही फर्म के इंजीनियर है ना, क्या दिक्कत है ना? हम्म। फिर फिर क्या बोल रहा है तीसरा, इंटरनल काउंसिल, मतलब हमारा लॉयर, अगर मान लो कि बड़ी कंपनी है जिसने अपना खुद का लॉयर भी अपॉइंट कर रखा है, ठीक है गाइस, है ना? ठीक है। फिर इन सम केसेस, management may include in the written representation qualifying language to the effect that representations are made to the best of their knowledge and belief, है ना? बहुत ध्यान से देखो, ऑडिटर तो यही लिखता है, लेकिन मैनेजमेंट ये लिखे तो थोड़ा सा डाइसी है, मतलब पॉइंट समझ में आ रहा है? भाई तुम कैसे ऐसा बोल सकते हो यार कि जितना हमको पता है, तुमको तो सब पता होना ही चाहिए ना, तुम दम से क्यों नहीं बोल रहे हो? नहीं आ रहा समझ में? ये वाली लाइन तो बचने वाली है ना, और ये बचने वाली लाइन तो ऑडिटर ही यूज करता है। हेलो 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 गाइस। मैं मतलब अगर मान लो कि मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भैया ये चीज ऐसी है जितना मुझे पता है, अब जितना मुझे पता है मैं तो मैं फिर हमेशा सही हो सकता हूँ ना। हेलो हेलो हेलो। अरे 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 अरे, हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना बेटा, हम भी तो यही बात कर रहे हैं ना, समझना रहे? पहले अग्री तो करो, फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। क्या दिक्कत है? खत्म थोड़ी हो गया पॉइंट, ठीक है ना? तो भाई ऑब्वियस ही बात है, मैनेजमेंट ये लाइन नहीं डाल सकता टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज एंड बिलीफ, है ना? लेकिन ठीक है, ठीक है, लेकिन देखो जरा क्या बोल रहे हो, है ना? है ना? इट इज रीजनेबल फॉर द ऑडिटर टू एक्सेप्ट सच वर्डिंग, it is reasonable for the auditor to accept such wording, if the auditor is satisfied that representations are being made by those with appropriate responsibilities and knowledge of the matter included in the representation। उन लोगों ने तो लिख ही दिया है जो लोग एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है, मतलब मुझे कोई तो पक्का वाला बंदा चाहिए ही चाहिए, मतलब मैनेजमेंट टू द माय नॉलेज एंड बिलीफ रखेगा, और कौन बंदा दम से बोल रहा है उसका नाम बताओ, वो लिख, उसका रिप्रेजेंटेशन लिखवाएंगे अपन। बोलिए गाइस, बोलिए बोलिए बोलिए। अरे हम लिखवा रहे हैं ना कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, तो मैनेजमेंट बोल रहा है कि यार जितना हमको पता है उतनी हमारी जिम्मेदारी। हमने कहा तो किसको पता है? वो कह रहा है वो स्टाफ इंजीनियर को पता। हमने कहा तो वो लिखे, इसमें उसकी भी जिम्मेदारी आए। गाइस समझ में आया? ठीक है ना? तो हम लिखवा लेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, the auditor shall request management to provide written representation that it has fulfilled its responsibility for preparation of financial statement। ये तो लिख ही देगा वो लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन में, ठीक है ना? क्या लिख देगा कि हाँ भैया उसकी जिम्मेदारी तो है।
क्लियर है? ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं? Audit evidence obtained during the audit that the management has fulfilled responsibility is not sufficient without obtaining confirmation from management about the same. समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब कि मैनेजमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की है, ये बात मैं अज्यूम थोड़ी कर सकता हूँ। मतलब मैं अगर अज्यूम कर भी रहा हूँ तो मैनेजमेंट से लिखवा के तो ले ही लो ना। मतलब मैं बोलूँ कि भैया लॉ में लिखा हुआ है कि भैया तुम्हारी जिम्मेदारी है, अग्रीड, कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन भाई तुम ये भी तो देखोगे कि सच में उसने अपनी जिम्मेदारी पूरी की भी है कि नहीं। हेलो हेलो हेलो, बताओ। गाइस समझ में आया आपको क्या बोला मैंने? अरे भाई मैनेजमेंट ने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी है, ये अज्यूम करेगा कि लिखवा लेगा मैनेजमेंट से, बस इतना ही बोला है, बस इतना ही बोला है। कुछ है ही नहीं इसमें, कोई बहुत बड़ा भारी वाला कॉन्सेप्ट है ही नहीं इसमें, समझे? हाँ तो अरे ठीक है ना, मतलब ऑडिटर ने अपने एविडेंस ऑब्टेन किए हैं कि भैया मैनेजमेंट ने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कंप्लीट की हैं, ऑडिटर के पास है एविडेंसेस, तो भी वो लिखवा लेगा ना। नहीं आया समझ में? अरे लिखवा तो लेगा ही ना, क्या दिक्कत है ना? ठीक है, फिर क्या बोल रहे हो ना? For example, the auditor, this is because auditor is not able to judge solely on other audit evidence. मतलब ये वाले भी ले लेना। For example, the auditor could not conclude that the management has provided auditor with relevant information agreed in the terms of audit engagement without asking it, है ना, and receiving confirmation that information has been provided. मतलब ऑडिटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई या नहीं की गई, ये बात क्या होगी? ये बात क्या होगी? अज्यूम नहीं होगी। हेलो हेलो हेलो, समझ गए इस बात को? वही बात पूछी हुई है। गाइस है ना? ठीक है, आप देखो, the written representation draw on the agreed acknowledgement and understanding of the management of its responsibilities by requesting confirmation that it has fulfilled them. वही रिपीट कर रहा है, वही रिपीट कर रहा है, कोई मतलब नहीं। Auditor may also ask the management to reconfirm its acknowledgement and understanding those responsibilities in written representation. मतलब हो सकता है किसी लॉ में लिखा हो, समझ में आ रहा है, या उसको पता हो, कोई दिक्कत नहीं है। पॉइंट बस इतना है कि मैं रिटर्न में लिखवा करके जरूर लूंगा। समझ आ रही है बात? मैं रिटर्न में लिखवा करके जरूर लूंगा। क्लियर है गाइस? है ना? फिर this is particularly appropriate when those who signed the terms of audit engagement on behalf of the entity, है ना, have no longer have the relevant responsibility। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे मान लो शुरू में जिन लोग डायरेक्टर्स थे फिर चेंज हो गए या ऐसा हो गया, या ऑडिट एंगेजमेंट लेटर और पहले साइन हुआ था, ठीक है, those who sign the terms of audit engagement on behalf of the entity no longer have the relevant responsibility। तो मतलब और जरूरी हो जाता है। The terms of audit engagement were prepared in previous years. There is an indication that management misunderstands those responsibilities। या तो फिर change in circumstances make it appropriate to do so। यानी जब भी जरूरी लगेगा तो मैं ये कर लूंगा। बोलो 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 राइट।
देखो, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन पॉइंट पता क्या है कि जितने भी मेरे वो होंगे प्रोसीजर्स या उसको जो भी कह लो, ठीक है ना, वो अलग अलग डिफाइंड है बेटा, समझ ना रहा है। एंगेजमेंट के समय तो मैं गया ही हूँ, शुरू किया है मैंने, अभी ऑडिट शुरू भी नहीं किया है इनफैक्ट, समझ ना रहा है। और यहाँ तो मेरा मतलब ऑलमोस्ट खत्म ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीशन है ये तो, ठीक है, ठीक है। देख लो एक बार इसको। गाइस, स्क्रीन दिख रही है आप लोगों को? ठीक है, दिस इज एन एक्चुअल लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन, मैंने संभाल के रखा हुआ था। एक पर्टिकुलर कंपनी का एक्चुअल लेटर ऑफ रिप्रेजेंटेशन है, समझ आ रहा है। तो देखो कितनी सारी चीजों के बारे में हम लिखवा लेते हैं मैनेजमेंट से, पूरा सब, है ना। ऑलमोस्ट हर चीज हम उससे लिखवा ले रहे हैं। भाई तू लिख के दे, ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरी जिम्मेदारी, ये तेरी जिम्मेदारी, ये सब। ये लेटर एक्चुअली में पता कौन बनाता है? ये लेटर एक्चुअली में बनाता है स्टैट्यूटरी ऑडिटर, समझ आ रही है बात, ठीक है ना। और मैंने, लेकिन ये किसकी तरफ से किसको जाता है? ये मैनेजमेंट की तरफ से ऑडिटर को जाता है। तो ऑडिटर बताएगा किन किन मैटर पे मुझे आपका कंफर्मेशन चाहिए। देख लो एक बार, ये थोड़ा पुराना है, मतलब इसमें 1956 और ये सब रेफरेंस है। हाँ बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, एविडेंसेस भी मिले हैं ना, याद करो ना, अपन ने पढ़ा था ना, टू सपोर्ट अदर ऑडिट एविडेंसेस। मतलब ऐसा थोड़ी है, मैंने बताया था कि भाई जरूरी नहीं है कि एविडेंसेस ना मिले हो ना, मतलब आप रीड करो कुछ कुछ, आपको समझ आएगा। सबसे पहला ही पॉइंट क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वो, आप ये देखो ये वाली लाइन, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग। समझ आ रहा है? हेलो गाइस, है ना। मतलब ये इतना इतना ज्यादा बड़ा है ना, आप देखो इसमें पॉइंट्स डले हुए हैं, समझ रहे? देखो जरा, 72 पॉइंट्स हैं इसमें, समझ रहे? 100 पॉइंट्स के बनते हैं मतलब। नहीं ये मतलब क्या बोलेंगे, ये एक्चुअली फॉरेन की सब्सिडरी थी, फॉरेन कंपनी की सब्सिडरी थी, उसको एक्वायर कर लिया था किसी और कंपनी ने। तो ये सब्सिडरी है फॉरेन कंपनी की, लेकिन इंडियन कंपनी है ये, है ना। तो इंडिया के हिसाब से तो ऑडिट हो गई होगा इसका, ऐसा। देखो ये रियल है, आ रहा है समझ में, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब ज्यादा अपन वो नहीं करेंगे इस पर, ठीक है। हाँ बताओ। ये बहुत पुराना है बेटा, मतलब 2010 के टाइम में नया कंपनी एक्ट भी नहीं आया था, ये तब का पड़ा है मेरे पास, ठीक है। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। देखो समझो पता क्या है, देखो
तुमको ठंड लगती है ना, समझ में आ रहा है, तो तुम कंबल भी ओढ़ लेते हो, हीटर भी चला लेते हो, समझ में आ रही है बात? ठीक है, दरवाजा भी बंद कर लेते हो, क्लियर है? ठीक है ना? तो अपन एक एक चीज के लिए एक एक चीज पर डिपेंडेंट नहीं होते कि एक भी चीज गलत निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। समझ आ रही है बात? ठीक है, हमारे पास कई कई एविडेंसेस होते हैं एक ही चीज को कंफर्म करने के लिए, और हम बड़ी कोई भी चीज ऐसे छोड़ते ही नहीं, तो इसलिए बिल्कुल परेशान मत हो उस चीज को लेकर के। ठीक है गाइस? ठीक है, चलो ठीक। जी, ठीक है, तुमको कंपनी का नाम पता लग जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है मतलब मुझे, लेकिन बस मैं अपनी तरफ से वो थोड़ा सा हो रहता हूँ, और कोई बात नहीं। ये आप देख रहे हो, ये वर्किंग पेपर है, ये एक्चुअल वर्किंग पेपर है। ये इतने सारे हैं बेटा, प्रॉपर नंबरिंग से हैं, समझ आ रहा है? ये इतने, हाँ, अबे तुम देखो तो कितने वर्किंग पेपर हैं, तुम किसी एक को देख भी लोगे तो कितना कर लोगे मतलब, समझ आ रहा है? तुम देख रहे हो, ये सब है वर्किंग पेपर, 3 लाइन में चल रहे हैं वर्किंग पेपर बेटा। हाँ, वही तो खास बात है बेटा, समझ में आ रहा है? ठीक है, ये देखो कितने हैं वर्किंग पेपर। ठीक है ना, बड़ी कंपनी थी ये, बहुत ही बड़ी कंपनी थी। चलो ठीक है। हाँ, एक एक एक्सपेंस के हेड के लिए, हाँ, एक एक लेजर का अलग अलग ऑडिट हो रहा है, वो पूरा डिटेल में है मतलब, बहुत ही डिटेल है मतलब। हाँ बेटा, ठीक है, और ज्यादा सवाल नहीं पूछना उसको। ये इसको सबमिट करके आना होता है, जब ऑडिट खत्म हो जाता है तो कोई इसको साथ लेके नहीं जा सकता है ना? यही पूछ रही हो ना तुम, है? फिर वही बात, हद है यार, हाँ? नहीं बताऊं मैं, है? ठीक है, नहीं दिखाता ही नहीं है, नालायक बच्चे। ठीक है, खैर 8 साल संभाल के रखने पड़ते हैं ऑडिटर को, अब 10 साल हो गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ आ रहा है समझ, कंपनी के स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो, तो मतलब सोच रहे हो इतना सा है, लेकिन 72 पॉइंट का एक एक पॉइंट सोच समझ के रखा जाता है, क्या चीजें इंक्लूड करनी है, क्या नहीं करनी। और ये तो वर्डिंग्स तक की बात कर रहा है कि मैनेजमेंट इसमें क्या वर्डिंग्स लगा रहे हैं। एक्चुअली में पता क्या होता है, मैनेजमेंट इसको बनाता नहीं है, इसको बनाते हम ही हैं, और मैनेजमेंट से बोलते हैं कि साइन करके इसको तुम हमको दे दो, ऐसा। समझ में आ रहा है ना? हमको जो मैटर इंक्लूड करवाने रहते हैं, मैनेजमेंट बोलता है कि भैया तुम ही लिख लो, हम साइन कर देंगे। ठीक है, हेलो गाइस। नेगोशिएशन की बात नहीं होती है एक्चुअली में, वही पॉइंट होता है ना कि देखो मैनेजमेंट ये सोचता है कि यार जितना कम से कम हमको डिस्क्लोजर या वो सारा, मतलब डिस्क्लोजर तो नहीं, लेकिन जिनसे हमको प्रॉब्लम हो,
मतलब अगर मान लो ऑडिट रिपोर्ट में कोई ऐसी चीज है जिसको देख करके शेयर होल्डर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, तो मैनेजमेंट बहुत चिंता में आ जाएगा कि भैया ये चीजें मत डालो ना, मतलब कहीं किसी चीज में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ऑडिटर तो यही चाहेगा कि भैया अपन तो सभी लिख डालें, हमारी तरफ से हम बचे ना, कि हमने देखो अच्छे से ऑडिट किया। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये सोच रहा है कि भैया आप ये डालोगे तो ज्यादा दिक्कत में आ जाएंगे हम, पता नहीं उसका वॉल्यूम क्या सोच ले लोग, तो उसको लेकर के डिस्कशन चलते हैं, समझ आ रहा है। और लेकिन अल्टीमेटली मानी ऑडिटर की ही जाती है, लेकिन हाँ मैनेजमेंट अपना पॉइंट रख सकता है कि भैया ये बहुत अनरीजनेबल हो जाएगा अगर आप इस पॉइंट को डालोगे, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन ये बहुत हाई लेवल डिस्कशन है, समझ आ रहा है। आप लोग जो बेस लेवल पर करोगे उसमें ये सब कोई मैटर नहीं है, कल को जब आप मेन ऑडिटर बनोगे या वो सब होगा, या सीनियर लेवल पर जाओगे 2-3 साल के एक्सपीरियंस के बाद, तब ये सब डिस्कशंस जो है वो आपके काम के हैं। ठीक है गाइस, है ना। चलो फिर क्या है ना, ऑडिट एविडेंस। अच्छा इसको रीड कर लेते हो फटाफट से, तो फिर तुमको फिर अपन आगे बढ़ते हैं, है ना। ये भी एक और स्टैंडर्ड है ना, 501। कौन सा वाला? अरे पूरे को उड़ा दोगे ना तो भी कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। बस इतना समझ लो कि भैया मैनेजमेंट की जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लिख करके हम उससे ले लेंगे, भले ही हमने उसको लेकर के एविडेंस ले चुके हों या कुछ भी हो गया हो, समझ में आ रहा है। मतलब ऑडिटर तब तक ये कंक्लूड नहीं कर सकता कि उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल गई है जब तक कि वो ये बात लिखवा के ना ले ले मैनेजमेंट से। तुम लिख के दो भैया तुमने हमको सारी इंफॉर्मेशन दे दी है, समझ में आ रही है बात, ठीक है ना। क्या पता तुम कुछ खा गए हो तो लिख के दो तुम, बस ऐसा है ये। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अगला, ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, स्पेसिफिक कंसिडरेशन फॉर सिलेक्टेड आइटम्स, ठीक है ना। क्या बोल रहा है देखो, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर। अच्छा ये मैं इसका पूरा ओवरव्यू दे देता हूँ, ठीक है ना। ऑडिट एविडेंस मेन स्टैंडर्ड है जो बताता है कि ऑडिट एविडेंस कैसे होने चाहिए, कैसे आप लोगे, रिलेवेंस, रिलायबिलिटी, ये सब की बातें की, समझ में आ रहा है, स्टैंडर्ड में ऐसे 500 में, ठीक है। अब जो है हमने कहा कि जनरल तो आप सबके एविडेंसेस ले ही लोगे, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ठीक है आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 3 मैटर ऐसे हैं जिसको लेकर के हम बोल रहे हैं कि भैया थोड़ा ज्यादा स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए उसको। हमने कहा अच्छा भाई बताओ, तो इतना ज्यादा उसके लिए स्पेशल कंसिडरेशन चाहिए कि अलग स्टैंडर्ड बना दिया गया उसके लिए। वो 3 मैटर आपके सामने हैं, देखो। एक तो है इन्वेंट्री, समझ आ रहा है, ठीक है ना। और दूसरा लिटिगेशन एंड क्लेम, कि कंपनी के ऊपर जो केसेस वेसेस चल रहे हैं या जो भी कुछ है वो,
है ना, इन्वेंट्री, लिटिगेशन एंड क्लेम्स, और तीसरा है सेगमेंट इन्फॉर्मेशन, जो आपके लिए अभी उतना वैसा रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हाँ मैं आपको पूरा आइडिया लगा दूंगा इसका। तो ये 3 बातें हैं, तो इन 3 को लेकर के स्पेसिफिक मेरे को प्रोसीजर क्या अडॉप्ट करने पड़ेंगे उसकी बातें चल रही है। चलो देखो, व्हेन इन्वेंट्री इज मटेरियल, हेलो, है ना, जैसे सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होता मटेरियल, लेकिन एक ट्रेडिंग इंडस्ट्री में क्या होगा, इन्वेंट्री इज मटेरियल, हेलो हेलो, है ना। तो अगर इन्वेंट्री बहुत ज्यादा है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इसके कारण मिस स्टेटमेंट आ सकता है, अगर इसकी वैल्यू गड़बड़ है तो मटीरियलिटी के ऊपर मिस स्टेट हो सकता है। तो ऑडिटर इसके लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा। एग्जिस्टेंस एंड कंडीशन, चलो एग्जिस्टेंस तो मेरा असर्शन है, कंडीशन क्यों, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मेरा एक असर्शन है वैल्यूएशन कंडीशन के हिसाब से ही वैल्यूएशन होगा। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। अब देखो, तो अब देखो क्या बोल रहा है, ऑडिटर शैल ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस बाय, क्या करके वो सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लेगा, तो अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग अनलेस इनप्रैक्टिकेबल। समझ में आ रही है बात, मतलब वो पूरी कोशिश करेगा कि फिजिकल काउंटिंग यानी 31 मार्च को एक्चुअली में जा करके ऑडिटर्स, जो जितने भी आर्टिकल्स, जितने भी लोग हैं, वो एक्चुअली में जितने भी ऑडिट्स आपके पास हैं उसकी फिजिकल काउंटिंग में शामिल होते हैं। हेलो गाइस, टेस्ट चेकिंग खुद से भी कर सकते हैं, मतलब उसको फिजिकल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, किसको लेकर के, इन्वेंट्री को लेकर के। गाइस समझ में आया आपको क्या बात चली, समझ में आया, है ना। यानी सबसे पहला हो गया क्या, डायनामिक काउंट करेंगे, तुमको जाना है, देखना है, हाँ अरे हम गए हैं क्या, फिजिकल काउंटिंग में जाना पड़ता है, मतलब तुम कहना क्या चाह रहे हो, बड़ा मुश्किल है हर चीज आइडेंटिफाई कर पाना। नहीं तो हम हर चीज थोड़ी गिनेंगे, हम हर चीज नहीं गिनेंगे भैया, हम टेस्ट चेक ही देखेंगे, समझ में आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन भाई बिना देखे तुम अंदाजा कैसे लगाओगे, भाई ऑडिटर बहुत सारी चीजों को देख करके अंदाजा लगाता है, मेरी बात समझना, है ना। जैसे मैं गया था, एक तो हम गए थे हुंडई मोटर्स की एक ब्रांच में गए थे ऑडिट करने, समझ में आ रहा है। तो जितनी कारें हैं उनके यहाँ, वो तो फिर फिजिकली एक एक गिननी पड़ जाएगी ना, क्योंकि वो फ्लीट में रखी हुई है, समझ में आ रहा है, तो पूरी दिख रही है, मतलब क्लियर है, उनके यार्ड में पड़ी है, तो एट ए टाइम ब्रांच में उतनी नहीं होती है, समझ में आ रहा है। अब जो फैक्ट्री के पास जो होंगे उनका अलग मैटर होगा कि कितनी बन गई है, कितनी क्या, उनको ज्यादा हेक्टिक होगा, लेकिन ब्रांच की तो फिजिकल काउंटिंग प्रॉपर हो सकती है। हेलो हेलो हेलो, क्लियर है ये, डीलर लेवल पे था वो। बाकी एक मैंने किया था वोल्टास का, समझ में आ रहा है। तो वोल्टास की एक फैक्ट्री में गए थे हम हरियाणा में, तो भाई साहब समझ में आ रहा है, मतलब समझ लो कि लगभग 4 या 5 मंजिला बिल्डिंग जितनी होती है और बड़ी, उतनी उसकी हाइट थी, मतलब एक सिंगल। नहीं नहीं वो अलग था, वो एचयूएल था। ये यहाँ तो अंदर क्रेनें लगी हुई थी, ये अंदर क्रेनें थी, मतलब पूरा जो मटेरियल है रैक्स बने हुए थे, मतलब जैसे घर में रैक्स होते हैं ना, मान लो वो रैक तुम्हारे 5 मंजिल तक चले जाए, समझ में आ रहा है, मतलब वहां जाकर के एकदम विशालता का एहसास होता है, मतलब समझ में आ रहा है। जैसे मदर डेयरी का ऑडिट किया था, तो भाई साहब गोडाउन, इतने बड़े गोडाउन, और वहां जैसे आइसक्रीम वगैरह का जो स्टोरेज होता है, तो वो कोल्ड स्टोरेज होता है, तो कोल्ड स्टोरेज इज अ फुल बिल्डिंग, मतलब समझ रहे हो, उसके अंदर जाने के लिए प्रॉपर वो होता था, कॉस्ट्यूम की वो डालो, मतलब इट्स लाइक कि एक पूरी बिल्डिंग फ्रीजर है, फ्रीजर, फ्रिज भी नहीं, तो बहुत सही रहता था वहां पे। ठीक है बेटा,
ठीक है, फिजिकल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, चलो फालतू बातें नहीं, सीधे काम की, है ना। फिजिकल अटेंडेंस देनी पड़ेगी, याद आने लग जाती है मेरे को, ठीक है ना। चलो हाँ साइड साइड में था, ऊपर चढ़ चढ़ के देख सकते हैं। मतलब एक्चुअली में ना, जब हम गए थे ना, तो कई चीजों को लेकर के उसकी डेप्थ नहीं पता थी हमको, समझ रहे हो। मतलब हम जाते थे तो ऑब्वियस ही बात है, एज ए ट्रेनी तो हमको लगता था कि अरे चलो फ्रॉड ही ढूंढ लें यार, फ्रॉड ढूंढ लेते हैं यहाँ पे समझ में आ रहा है। तो ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहता था, तो क्या होता था कि एक एक प्रोसीजर में बड़ा टाइम लग जाता था। फिर कई बार अपन मतलब जो सवाल पूछ रहे हैं वो ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट नहीं है, लेकिन हम ही को नहीं पता ऑब्जेक्टिव, ऐसा हो जाता है कई बार, आ रहा है समझ में। तो ये ऑब्वियसली बात है, अगर आपने पढ़ाई अच्छे से की है ना, मतलब हम लोग के टाइम में हमने इतने स्टैंडर्ड्स वगैरह नहीं पढ़े थे, ये बात थी, तो हमको पता नहीं था। हम ऑडिट में पास हो गए थे, समझ में आ रहा है, लेकिन हमने इतना पढ़ा नहीं था ऑडिट, तो इसलिए प्रैक्टिकली कर करके ही सीखे थे, ठीक है ना। लेकिन वही है कि वो फिर पता चलता है, फिर उसको पढ़ो, फिर प्रैक्टिकली देखो। 7-8 साल जब उसने किया तो समझ में आई इसकी डेप्थ की, भैया अपन तो बहुत फालतू चीजों एफिशिएंसी चेक करने में लग जाते थे, समझ में आ रहा है, मेजरली यही होता था। दूसरा, मटीरियलिटी का ध्यान नहीं होता था, छोटे मोटे एक्सपेंसेस भी मतलब एंटिटी के पॉइंट ऑफ वो हिट करने लग जाते थे। ऐसा लगता था कि अरे भैया ये तुमने डोमिनोज का पिज्जा मंगाया है, ये इसमें तो 2 दिखा रहा है, समझ में आ रहा है, 2 लोग तो हो नहीं तुम, या ये वो ऐसे फालतू फालतू मतलब चिल्लर पॉइंट्स में उलझ जाते थे, समझ में आ रहा है। क्लाइंट को भी मजा आता था, वो भी जवाब देता था कि हाँ नहीं नहीं सर ये तो हो सकता है कि गलत हो, क्या बोले हमने, है ना। वो इसलिए कि भैया हमको सेटिस्फेक्शन दे रहा था कि टाइम और किल होता रहे, समझ में आ रहा है, कि मेजर चीजों पे बात ना हो, है ना। ठीक है, फिर पता चला सीनियर से बात हुई तो वो कह रहा है कि आप कहाँ लगे हो तुम, समझ में आ रही है बात, ऐसा। ठीक है, चलो फिर क्या है, हम तो हुंडई मोटर में गए थे, तो उस समय नई आई थी वो हुंडई की कौन सी सेंटा फी, समझ में आ रहा है, तो उसमें घुमा रहे थे वो, उसमें टेस्ट ड्राइव दी थी हमने हमको। चलाते नहीं बनती थी टेस्ट ड्राइव, मतलब ऐसी कि हम पीछे बैठ रहे थे, मतलब साइड में बैठ रहे थे, बाजू वाली सीट में, और चला नहीं रहे थे आप लोग, ठीक है ना। तो ऐसे बड़ी गाड़ी ऐसी मजा आता है देखने में, बैठने में, क्या अच्छा लगता है। चलो ठीक है ना। फिर क्या है यार, हाँ देखो क्या होता है ना, ये बहुत बड़े लेवल पर होता है, समझ में आ रहा है। तो आपको अंदाजा लग जाता है कि आपका टाइम कम पड़ने वाला है, मतलब नॉट लाइक कि आपके पास जैसे पढ़ाई के 10 चैप्टर हैं तो आपकी 6 ही हो पाए। प्रैक्टिकल लाइफ में आपको कंप्लीट करना ही पड़ेगा, वहां पर फिर टाइम अगर एक्सटेंड हुआ तो पर्टिकुलरली आपकी बहुत ऐसी तैसी हो जाएगी, समझ में आ रही है बात। क्योंकि ऑब्वियसली बात है, बिना सेटिस्फेक्शन लिए ऑडिटर जाएगा नहीं, लेकिन उसका पूरा ठीकरा तुम्हारे सर पे फूटेगा, समझ में आ रहा है। मतलब फॉर्म में तुम्हारा मतलब तुमको अलग तरीके से फिर वो होगा ना, मैनेजर चिल्लाएगा, ठीक है ना, कि भैया काम ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे ऑडिट्स होते हैं, समझ में आ रहा है, जिसमें मतलब समझ लो दिन रात बैठ करके काम करना होता है। जब मैं डिलॉइट में था अभी, जब 2010 में एक कंपनी का ऑडिट कर रहा था, नेटवर्क 18 सुना है तुम लोगों ने, ये टीवी 18 और इसका पूरा जो है, समझ में आ रहा है। तो उसमें दिवाली आने वाली थी, उसके मतलब शायद धनतेरस के दिन मैं गया था, और रात को 3 बजे तक मैं बैठा था क्लाइंट पे, समझ आ रही है बात, रात को 3 बजे तक। तो ऐसा था, मतलब समझ में आ रहा है। कुछ कुछ ऑडिट्स में ऐसा हो जाता है कि भैया टाइम आपको फिर लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि फिर मतलब या तो फिर वो एक्सपेंसेस का ठीक रहा तुम्हारे सर को पूछे, एक्सपेंसेस मतलब तुम्हारी जेब से नहीं जाएंगे, तुमको सिर्फ बोला जाएगा, आ रहा है समझ, लेकिन वो मैनेजर के सर पे जाते हैं ना, क्योंकि मैनेजर की एफिशिएंसी दिखती है फिर पार्टनर लेवल पर, वही है मतलब, है ना, समझ गए। हम्म, ठीक है। फिर ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, evaluate management instruction and procedure for recording and controlling the results of entities physical inventory counting, समझ रहे, यानी कि फिजिकल काउंटिंग में जाकर के प्रोसीजर भी देखो। फिर वही बात आ गई कि यहां पर मैं जा रहा हूं तो इन्वेंट्री की चेकिंग मेनली सब्सटैंटिव है, लेकिन मैं प्रोसीजर देखूंगा तो मुझे क्या पता लगेगा, कंट्रोल,
अगर चेकिंग का प्रोसीजर सही है, अगर चेकिंग का प्रोसीजर सही है तो थोड़ी बहुत चेकिंग में मुझे सेटिस्फेक्शन आ जाएगा कि हाँ इन लोग चेक ही ढंग से कर रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर चेक करने का प्रोसीजर ही इनका है गलत, समझ में आ रहा है। जैसे एमपीबी में एक बार गए थे हम ऑडिट करने, तो भाई बहुत ही धांधली है वहाँ, तो मतलब ऐसा लगता है कि क्या ही है, मतलब समझ में आ रहा है। एक तो ओल्ड ऑब्सोलीट मशीन के पार्ट आर्ट रखे हुए हैं, पता नहीं, कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है पेपर में भी आया था कि पैसे खा करके पुरानी वो खरीद लिया, जैसे खंभों में लगते हैं तो ट्रांसफॉर्मर या वो सब जो है नए वाले लगते हैं, उनने 50 लाख की या 2-3 करोड़ की ऐसे पार्ट खरीद लिया जो कि अब लगता भी नहीं, वो पड़ा हुआ है और वो धूप में पानी में सड़ रहा है, मतलब समझ रहा है। 50 लाख का नया इन्वेंट्री का आइटम, समझ रहा है। दूसरा कि जो मतलब उसकी एक पर्टिकुलर काउंटिंग है, अगर हमको टेस्ट चेक करना है तो वो 2 जगह रखा हुआ है, 3 जगह रखा हुआ है, तो अगर वो 3 अलग अलग जगह रखा हुआ है तो फिर वो एक बार में काउंटिंग करना उसकी बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बोले पहले अभी थोड़ा सा अभी चेक कर लो फिर दूसरा कर लो, तो ये तो फिर कोई मतलब ही नहीं हुआ ना उस प्रोसीजर का। समझ आ रहा है गाइस, है ना। तो आपको यहाँ पर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है ना। ऑब्जर्व द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, उनका प्रोसीजर भी देखो, इंस्पेक्ट भी करो इन्वेंट्री को थोड़े कि खराब वराब तो नहीं हो गई, ऑब्सोलीट तो नहीं हो गई, क्योंकि वैलिडेशन में फर्क पड़ेगा। और टेस्ट काउंट खुद ही परफॉर्म कर लो, एक आध दो आइटम बोले कि ये वाला मैं चेक करूंगा, देखते हैं क्या है, समझ आ रहा है, सामने चेक कराओ कोई मिला करके, है ना। फिर क्या, परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर ओवर द एंटिटीज फाइनल इन्वेंटरी रिकॉर्ड टू डिटरमिन वेदर दे एक्चुअली रिफ्लेक्ट एक्चुअल इन्वेंट्री काउंट रिजल्ट्स, समझ आ रहा है, ठीक है ना। फाइनल इन्वेंट्री रिकॉर्ड्स में देखो कि इन्वेंट्री काउंट के हिसाब से वो मैच कर रहा है या नहीं। क्लियर है गाइस, ठीक है ना। अब अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग में क्या बोल रहे हैं, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, इंस्पेक्टिंग द मटीरियल, इंस्पेक्टिंग द इन्वेंट्री टू असर्टेन इट्स एग्जिस्टेंस एंड इवैल्यूएट इट्स कंडीशन। तो बेटा आप समझो ये एग्जिस्टेंस और कंडीशन, ये वर्ड तो आपको यूज करना ही अपने आंसर में। हेलो हेलो हेलो, समझ आ रहा है। एंड परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट, परफॉर्मिंग टेस्ट काउंट भी इंपॉर्टेंट वर्ड है। दूसरा, ऑब्जर्विंग कंप्लायंस ऑफ मैनेजमेंट इंस्ट्रक्शन, मैनेजमेंट ने इंस्ट्रक्शन तो बड़े दे रखे थे लेकिन उनको निभाया भी जा रहा है या नहीं, ऐसा, ठीक है ना। एंड द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसीजर फॉर रिकॉर्डिंग एंड कंट्रोलिंग द रिजल्ट्स ऑफ फिजिकल इन्वेंट्री काउंट और ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस एज टू रिलायबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट काउंट प्रोसीजर, मतलब उनका जो प्रोसीजर है वो कैसे। अच्छा, इसके लिए मैं बता दूं आपको कि एक तो हमको इन्वेंट्री के वैल्यूएशन के लिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना पड़ता है। दूसरा, सब चीजों का ऑडिट जनरल नहीं होता, कुछ चीजों के लिए स्पेसिफिक टेस्टिंग होती है और उसका सीधा लेना देना रिपोर्टिंग से। अब समझना, आप नॉर्मली एक ऑडिट रिपोर्ट अभी जानते हो जिसमें मैं ट्रू एंड फेयर व्यू का ओपिनियन देता हूँ, लेकिन बेटा कारो करके एक एडिशनल रिपोर्ट है जिसमें स्पेसिफिक पॉइंटर्स पूछे हुए हैं। तो इन्वेंट्री एक ऐसा आइटम है जिसके बारे में स्पेसिफिक रिपोर्टिंग भी चाहिए होती है और इसीलिए ऑडिट में स्टैंडर्ड भी सेपरेट बनाए कि इसके ये 2-3 चीजों के लिए सेपरेट हम चेकिंग कर रहे हैं। यानी कि आप ऑडिट में हर आइटम किसी किसी को ज्यादा हेलो हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हाँ, तो आप किसी किसी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हो, हर एक को एक साथ चेक नहीं करते आप। बोलो भाई, क्लियर है ये बात, ठीक है। तो दिस प्रोसीजर में सर्व as test of control or substantive procedure depending on the auditor's risk assessment, client approach and specific procedures carried out. क्लियर है क्या, समझ आया यहाँ तक का। अब मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग, अब ध्यान से समझना। मैटर्स रिलेवेंट इन प्लानिंग अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इंक्लूड फॉर एग्जांपल नेचर ऑफ इन्वेंट्री कैसी है। अब बहुत ध्यान से समझो, मान लो पेट्रोलियम कंपनी है, समझ आ रहा है, जैसे मदर डेयरी में गए थे तो समझ रहे हो वहां पर ऐसे सिलेंड्रिकल, जैसे तुमने कभी कोई पेट्रोलियम डिपो देखा है, बिटौनी टोनी साइड गए हो अगर, शेहपुरा साइड, तो देखा हो कोई भी डिपो ऐसा गोल सा वो बना रहता है ना। अरे कोई किला दिखा है, कोई ऐसा गोल सा बना रहता है ऐसा,
बिल्डिंग, गोल बिल्डिंग मतलब। हेलो 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 गाइस, आवाज आ रही है? नहीं ना, मतलब तुम समझो कि जैसे बिल्डिंग अपन देख रहे हैं सामने से, वो स्ट्रक्चर गोल है पूरा और वो सिलेंडर टाइप का है, बहुत बड़ा। एक बिल्डिंग जो सिलेंड्रिकल है वैसे उसके रहते हैं। शिप है ना, टाइटैनिक देखी होगी तुम लोगों ने, समझ आ रहा है? तो उसके जो वैसे वो जो रहते हैं ना, उसके सिलेंड्रिकल, जिसमें से धुआं निकलते हैं चिमनी टाइप, तो वैसे उसके स्टोरेज रहते हैं। मिल्क के स्टोरेज या तो पेट्रोलियम के स्टोरेज जो रहते हैं वो वैसे रहते हैं। मतलब समझ लो कि कुआं जो है, कुआं जमीन से ऊपर आ जाए और 100 फुट 200 फुट ऐसा, समझ गए? तो ऐसे में इन लोग स्टोरेज करके रखते हैं, तो वो पूरा मशीन से ही चेक हो पाता है कि उसमें कितना वॉल्यूम है और कितना नहीं है, समझ रहा है? तो नेचर ऑफ इन्वेंट्री के हिसाब से चेकिंग होगी, जैसे पेट्रोल पंप में होता है, समझ रहा है? तो पेट्रोल पंप में जमीन के अंदर स्टोरेज होता है, तो ऐसे ढक्कन खोल के देख लोगे तो बता दोगे कितने लीटर है, और नापोगे कैसे, समझ रहा है? तो वो कितनी डेप्थ तक है, उसमें लकड़ी डाल के और फिर उसका अंदाजा लगाते हैं कि भी कितने क्यूबिक का वो है। अरे समझ, तो वो तिरछी लकड़ी ना डालें, समझ रहे? जो छोटे लेवल पर बैंक ऑडिट जब होता है ना, तो ये सब भी चेकिंग होती है, ठीक है ना? बैंक लोन देता है ना, तो स्टॉक ऑडिट कराता है। हाँ बेटा। अरे मतलब लिक्विड है ना, मैं इसलिए बता रहा था कि वो लिक्विड है, तो लिक्विड का ऑडिट अलग तरीके से होगा। नहीं आ रहा समझ में? लिक्विड इन्वेंट्री कैसे चेक करोगे? मतलब मेरे एक सीनियर ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था कि धागे बनाने वाली कंपनी थी, समझ आ रहा है? धागे बनाने वाली कंपनी थी, ठीक है? उनको बैंक ऑडिट का ही स्टॉक ऑडिट करना था उनको। तो भाई साहब इतनी प्रॉब्लम थी क्योंकि वो धागा लपटा हुआ है उसमें, समझ रहे हो? जैसे तुम लोग ने देखी होगी ना, धागे की गिट्टी देखी है तुमने ऐसी, जिसमें धागा रहता है ना? देखिए ना, अब उसको उसको हल्क बना दो, मतलब 12 समझ में, ठीक है? इतना बड़ा, और उसमें धागा पूरा लपेट दो, मतलब समझ में, और उसको पूरा ऐसे अपने सामने उसको इमेजिन करो कि तुम्हारे सामने वो धागे की जो गिट्टी अच्छी बड़ी ऊपर एक बिल्डिंग के बराबर, और उसके पूरे चारों तरफ धागा लिपटा हुआ खूब ज्यादा, और ऐसी सैकड़ों, समझ में आ रहा है? वहां उनको स्टॉक ऑडिट करना था, क्योंकि उनका जितना धागा है उतना इनका स्टॉक है। समझ आ रही है बात? ठीक है ना? तो फिर उन्होंने मैथमेटिकली सरकमफ्रेंस नाप के, और फिर कितना राउंड होता है तो कितना होगा, मैथमेटिक्स लगा करके फिर उन्होंने अंदाजा लगाया था। क्योंकि बैंक लिमिट देती है उस हिसाब से, जिस हिसाब से आपका स्टॉक होता है। ये स्टैच्यूटरी हम लोग पढ़ रहे हैं, स्टैच्यूटरी ऑडिट, लेकिन मैं स्टॉक ऑडिट से आपको एक स्टॉक का वो बता रहा हूँ कि स्टॉक की काउंटिंग किस तरीके से होती है जनरली। समझ आया क्या बोला मैंने? मतलब एक्चुअल लाइफ में जब जाओगे ना, हेलो हेलो ना, हाँ, तो कई तरीके के चैलेंजेस आ सकते हैं, तो बढ़िया रहता है, मजा आता है, ठीक है ना? हेलो 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 गाइस, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, चलो फिर देखो, फिर क्या बोल रहे हैं? है ना, स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क। स्टेजेस ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क मतलब WIP। अब WIP का भी हिसाब लगाना है कि भैया ये कितने % कंप्लीशन है। तो अगर तुम लोगों ने कॉस्ट में पढ़ा है अभी तुम लोगों ने, या आए नहीं होगे तुम लोग उस पर, तो उसका पूरा वैल्यूएशन पढ़ लिया, तो पूरा वैल्यूएशन होता है भैया खतरनाक तरीके से, समझ में आ रहा है? क्योंकि क्या होता है, देखो छोटी मोटी एंटिटी में फर्क नहीं पड़ता, बड़ी एंटिटी है हजारों करोड़ों का फर्क पड़ जाएगा भाई साहब, समझ में आ रहा है? ठीक है ना? सोच करके देखो, मतलब एक कैलकुलेशन में से कि अगर मैनेजमेंट को थोड़ा ज्यादा दिखाना हुआ तो क्या नहीं हो सकता, मतलब। और रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट रिलेटिंग टू इन्वेंट्री। रिस्क तो किसी भी चीज से के कारण आ सकता है, ये मैनेजमेंट ज्यादा दिखाना चाहता है इन्वेंट्री क्योंकि इसको लोन लेना है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। तो आपको ये सब चीजें ध्यान रख करके फिर प्लान करना पड़ता है फिजिकल अटेंडेंस ऑफ, मतलब अटेंडेंस टू फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग। समझ गए गाइस? है ना? बहुत सारे पॉइंट और
नेचर ऑफ इंटरनल कंट्रोल, है ना, whether adequate procedures are expected to be established and proper instructions issued for physical inventory counting, the timing of physical inventory counting, फिर whether entity maintains perpetual inventory system, लोकेशन जहां पर कि वो रखा हुआ है ना, मटीरियलिटी की इन्वेंट्री की इंपॉर्टेंस ही कितनी है, रिस्क ऑफ मटीरियल स्टेटमेंट एट डिफरेंट लोकेशंस, समझ रहे कहाँ जाना पॉसिबल है, अब विदेश में है और मटेरियल कितना है तो आप ये देखो कि जाने का खर्चा कितना है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है, समझ आ रहा है, फिर उसको हम रिपोर्ट में लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं जैसा भी है। फिर वेदर द असिस्टेंस ऑफ एन ऑडिटर्स एक्सपर्ट इज नीडेड। क्लियर है गाइस? है ना एक्सपर्ट, हाँ बोलो। तुम अलग ही चल रही हो है। इन्वेंट्री बता रहे, तुम सोच रहे हो खर्चे मिल जाए अपने को। नालायक। अरे तो वही जाने नहीं देगा ना भाई साहब, वो क्यों जाने देगा? 1 लाख की इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए 2 लाख का खर्चा करके ऑडिटर को भेजेगा? सोच के देखो ना। ठीक है ना, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, इसका कुछ कर नहीं सकते मतलब, ठीक है ना। चलो उसके बाद फिर है ना, तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, मतलब ये इजी है इसलिए नहीं बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंस बहुत है इनकी, है ना। इन्वेंट्री को लेकर के आएगा तो ये पूरी बातें आपको लिखनी पड़ सकती हैं, है ना। अब इसमें से आपको चुनना पड़ेगा कैसा क्वेश्चन आ रहा है तो कौन सा वाला कंटेंट लिखना है। आपके पास भरपूर कंटेंट रहेगा, लेकिन अगर रेलेवेंट कंटेंट नहीं लिखा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। याद रखना, आपको आपके नॉलेज के बेसिस पे मार्क्स नहीं मिलते हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। आपको इस बात पे आंसर मिलेंगे कि आपसे जो सवाल किया गया उससे रिलेटेड आपने जवाब दिया कि नहीं, समझ में आ रही है बात? अब आपको पता कितना है ये पेपर के थ्रू तो आप बता नहीं पाओगे, समझ में आ रहा है? ठीक है ना। तो नॉलेज ऑब्टेन जरूर करो, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए साथ में कि किस सवाल का क्या जवाब है। तुमसे इन्वेंट्री पूछा, तुम पूरा बता सकते हो, लेकिन पेपर में अगर मान लो 4 नंबर का क्वेश्चन है तो तुमको क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कौन सा वाला पार्ट मुझे इन्वेंट्री का लिखना है। यहाँ पर सोच करके देखो, हम फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की बात कर रहे हैं, लेकिन फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग की प्लानिंग अलग मैटर है, उसका जो प्रोसीजर है वो अलग मैटर है, समझ में आ रहा है? फिर इससे रिलेटेड एमसीक्यूज अलग मैटर है, ठीक है। चलो अब मान लो कि जिस डेट पे यानी 31 मार्च को है और मैं नहीं जा पा रहा हूं, लेकिन वो जरूरी है यार कि उसका वैल्यूएशन वगैरह करना है यार, तो मैं नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन एंटिटी तो गिन रही है 31 मार्च को, तो एंटिटी ने गिन लिया, तो क्या मैं उसकी बात एक्सेप्ट कर लूँ या क्या करूँ, है ना? समझ में आ रहा है? फिजिकल इन्वेंट्री काउंटेड, अगर मान लो, हाँ अगर मान लो एंटिटी ही फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग किसी और दिन कर रही है, अब जैसे लॉकडाउन लग गया तो फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग नहीं हो पाई, समझ आ रहा है? तो एक बाद की डेट में होगी या पहले की डेट में होगी या कब होगी, समझ आया क्या बोल रहा हूँ? तो if physical inventory counting is conducted at the date other than the date of financial statement, the auditor shall, in addition to procedure required above, perform audit procedure to audit evidence about whether changes in inventory between the count date and the date of financial statement are properly recorded. बेटा याद करो, अपन लोगों ने किया था एक चैप्टर, कौन सा? इन्वेंट्री, याद है? और क्या किया था उसमें अपन ने? कि अपन ने गिनी का 15 अप्रैल को, तो आपको कहाँ का निकालना पड़ता था स्टॉक? 31 मार्च का, समझ में आ रही है बात? तो उसका यहां पर रेलेवेंस आएगा। हेलो 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 हेलो, है ना? फिर इफ ऑडिटर इज अनेबल टू अटेंड, मतलब एक तो है कि मैनेजमेंट ने अलग दिन कंडक्ट किया, एक है कि ऑडिटर अगर अटेंड नहीं कर पाया, तो अगर ऑडिटर अटेंड नहीं कर पाया तो ऑडिटर शैल मेक एंड ऑब्जर्व सम फिजिकल काउंट्स किसी ऑल्टरनेट डेट पे, है ना, एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन इंटरवीनिंग ट्रांजेक्शन। वो किसी और दिन जाकर के थोड़ा बहुत टेस्ट काउंट कर सकता है, ठीक है। फिर अगर मान लो कि फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग इम्प्रैक्टिकेबल है, समझ में आ रहा है? ठीक है। स्पेस एक्स का नाम सुना है आपने? इलोन मस्क की कंपनी, है ना? अब उसने कोई,
हाँ, अब उसने उसने एक सैटेलाइट भेजी बेटा स्पेस में, है ना, तुम कह रहे हो फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आ रहा है समझ में? तो वो बनाए तुम्हारे लिए एक रॉकेट, भेजे तुम्हारे फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग के लिए, समझ में आ रही है बात? क्लियर है गाइस? तो वो इम्पॉसिबल हो गया ना, ठीक है। तो अब क्या करोगे? इफ अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंट इज इम्प्रैक्टिकेबल, मैंने बहुत ही एक्सट्रीम ले लिया, बहुत सारे अदर रीजन भी हो सकते हैं, जैसे पानी के अंदर किसी ने कुछ मशीन लगा रखी है या एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो क्या होगा? जो ऑडिटर शैल परफॉर्म ऑल्टरनेट प्रोसीजर, ऑल्टरनेट मतलब आप कुछ और करो, देखो क्या हो सकता है, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि वहां क्या अवेलेबल है, टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस regarding the existence and condition. If it is not possible to do so, तो ओपिनियन में लिख दो कि भैया ये वाला इन्वेंट्री काउंट नहीं हो पाएगा, समझ में आ रहा है, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। क्लियर है गाइस? ठीक है, फिर है ना, फिर है ना, इफ इट इज नॉट पॉसिबल तो 705 के हिसाब से वो कर देगा ऑडिट रिपोर्ट मॉडिफाई, ठीक है, अपन पढ़ेंगे ना 705। इन सम केसेस अटेंडेंस एट फिजिकल इन्वेंट्री काउंटिंग मे बी इम्प्रैक्टिकेबल, दिस मे बी ड्यू टू द फैक्टर्स सच एज नेचर एंड लोकेशन। For example, when inventory is held at a location that may pose threats to the safety, है कि नहीं? तो चलो कोई हॉस्पिटल है ना, उसमें कोरोना के वो रख रखे हैं कहीं पर सैंपल, है ना, वहीं पर उसका सारा इन्वेंट्री का बहुत सारा आइटम है, तो वो बोल रहा है जाओ जाके चेक कर लो, और तुम्हारी हालत खराब हो रही है कि अरे नहीं 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 ठीक है सब सही है, आ रहा है समझ, ठीक है ना? या ऑब्वियसली बात है ना, मतलब चंबल की घाटी में कहीं पर कुछ है, ऐसा होता है, तुम्हें पता है, मतलब जो एक है ताज, ताज के एक पर्टिकुलर है यार, ताज सफारी, हाँ ताज सफारी एक अलग कंपनी है, समझना, होटल्स की चेन है उसकी, और इनके जो होटल्स है ना वो जंगल के बीच में है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना? तो ऑडिट करने जाओ तो कभी कभी तो मतलब एक कलीग गया था, तो वो बोल रहा था कि भैया खाने के लिए भी बहुत दिक्कत हो जाती है, वो होटल है लेकिन मतलब समझ रहे हो कि अगर ऑडिट करने जा रहे हो उस समय अगर मान लो छुट्टी चल रही है या कुछ ऐसा है तो बड़ा इश्यू है, मतलब समझ आया, ठीक है ना? तो बहुत इश्यूज हो सकते हैं, ठीक। फिर क्या बोल रहे हैं, है ना, द मैटर ऑफ जनरल इनकन्वीनियंस इज नॉट सफिशिएंट डिसीजन, मतलब अरे यार बहुत दूर है यार कौन जाए, ये नहीं चलेगा, समझ में आ रहा है, दूर है तो जाओ, है ना, ठीक है, ठीक है, explained in essay 200, a matter of difficulty, time and cost involved is not itself a valid basis for an auditor to omit the audit procedure for which there is no alternative or to be satisfied with audit evidence that is less than persuasive, ठीक है ना? In some cases where attendance is impracticable, alternate audit procedure, for example, inspection of documentation or subsequent sale, मतलब बाद में बेचा उसको देख लो, तो बाद में बेचा तो इससे मुझे ये यकीन हो जाएगा कि था तभी तो बेचा, है कि नहीं, ठीक है? मतलब आपको क्या तरीका मिलेगा कोई नहीं जानता है, समझ में आ रहा है? तो बड़े सारे तरीके हो सकते हैं। इन अदर केसेस हाउएवर मे नॉट बी पॉसिबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, अगर अल्टीमेटली नहीं ही हो पाया ना तो फिर तो मेरे को ऑडिट रिपोर्ट अपनी मॉडिफाई ही करनी पड़ेगी बेटा। गाइस गाइस है ना अपन लोग, है ना? और अगर स्टॉक थर्ड पार्टी के पास है तो थर्ड पार्टी से एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लेना। एक्चुअली टाइम हो गया तो फिर मैं थोड़ा सा जल्दी कर आ रहा हूँ, लेकिन इसमें कोई टफ चीज बची नहीं है, मतलब पर्टिकुलरली आ रहा है समझ में, ठीक है? तो इसको रीड कर लेना एक बार।